जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एनडीए 1 2023 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं और सीडीएस 1 2023 के ऑलमोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं केवल साइंस सेक्शन को छोड़ करके। तो जल्द ही उस पर भी वीडियो हम कवर करने वाले हैं, बट फिलहाल इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का नेचर लास्ट ईयर के मुकाबले कंपेरेटिवली ईजी है, बट काफ़ी कुछ है इन क्वेश्चंस में सीखने को और ज़्यादातर जो सवाल हैं वो प्रीवियस ईयर के थीम्स पे बेस्ड हैं या फिर आप कह लें कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से हैं और बाकी के ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी से हैं। तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, तो उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। इनफैक्ट इस पेपर के अंदर भी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जब सीडीएस की हम एनालिसिस कर रहे थे लास्ट ईयर के क्वेश्चन की, तो वो उनसे भी जब मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फो बताए हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। आज के सेट का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा जा रहा है। फ्रीडम फाइटर कनक लता बारुआ वाज मार्टियर्ड इन। ऑप्शन है सिपोई म्यूटिनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या पीजेंट अपराइजिंग। तो हिंदी में अगर हम देखें, स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ किसमें शहीद हुई थी? सिपाही विद्रोह में, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या 1893 और 94 की किसान विद्रोह। सो ये क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक है। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और आई थिंक ये चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया है बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बॉक्स में क्या बताया गया है, तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इफ़ेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा डिसकंटेनमेंट थी भारत में और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा और इसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, जहाँ से सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डेट पूछ ली गई थी और कहाँ से शुरू किया गया, तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्कर, पीजेंट्स, इन लोगों ने, यानी इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये ट्रूली एक मास मूवमेंट था। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला लीडर्स का, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और कई सारे वुमेन लीडर्स भी, जैसे मतांगनी हाजरा बंगाल से, इन पे भी क्वेश्चन बना था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कनक लता बरुआ असम से और रमा देवी उड़ीसा से। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रख लीजिए। हालांकि मतांगनी हाजरा पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमने कवर भी किया है। कनक लता बरुआ का नाम ध्यान रखिएगा असम से और रमा देवी जी ओडिशा से। ये तीनों नाम ध्यान रखिए बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आंसर क्या है फिर? ऑब्वियसली आंसर है ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता था कि किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो नाम याद रखिएगा असम राज्य से। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनसबदारी सिस्टम इज करेक्ट। तो मनसबदारी सिस्टम पे सवाल है और आपको याद होगा मैंने मनसबदारी, जागीरदारी और इसके अलावा रियायतवारी, इक्तादारी, इन सब पे स्पेसिफिक एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने सिविल सर्विसेज के हिसाब से कवर किया है उस टॉपिक को, बट सारे ही टॉपिक्स, सारे ही जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उन सबको हमने डिस्कस भी किया था एंड में यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें रिपीट थी। फिलहाल देखते हैं इसे। तो क्या कहा जा रहा है कि सभी आर्मी के ट्रूपर जो हैं उन्हें मनसब के रूप में अलॉट किया जाता था, यानी जितने भी लोग आर्मी में हैं मुगल आर्मी के अंदर उन्हें मनसब का दर्जा दिया जाता था। आगे ये कहा जा रहा है जो मनसब है उन्हें एंसिस्ट्री के बेसिस पे यूजुअली ये पद असाइन होता था, यानी मनसब का एंसिस्ट्री के बेसिस पे, मतलब आप कह लें कि हेरिडिटरी बेसिस पे। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो सैलरी और पोजीशन है मनसबदार का, ये एक न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन जिसे जाट कहा जाता है उसके द्वारा इंडिकेट होता था। और चौथा ये कि मनसबदार को कभी कैश में पेमेंट नहीं की जाती थी। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर दिए थे इसके ऊपर, मनसबदारी और जागीरदारी, टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए, अगर हम बात करें सैलरी की मनसबदार की, तो मनसबदार बेसिकली आप कह लें मॉडर्न डे के ऑफिसर से आप कंपेयर कर सकते हैं। उन्हें या तो कैश में पेमेंट की दी जाती थी या फिर उन्हें जागीर दिया जाता था, मतलब बेसिकली लैंड। तो अगर कैश की बात करें तो नकदी कहा जाता था वैसे मनसबदार को, जिन्हें कैश में पेमेंट की जाती थी, बट जनरली प्रेफरेबल मोड की बात करें तो जागीर ही असाइन की जाती थी और तभी वो जागीरदार भी कहलाते थे। मनसबदारी में और एक बात आप समझ लीजिए, देखिए सभी मुगल ऑफिशियल जो हैं इन्हें डुअल रैंक दी जाती थी। डुअल रैंक में कौन सी? एक जाट, दूसरी सावर। जाट की बात करें तो ये पर्सनल सैलरी को डिसाइड करता था और जो सावर है ये पेमेंट फॉर द मिलिट्री कंटिजेंट। बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझिए
कि जो जाट है ये पोजीशन और सैलरी को दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर 5,000 या उससे ज़्यादा जाट की वैल्यू है तो ये उमर या उमारा ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है वैसे थीम्स एनसीईआरटी के माध्यम से, तो उस चीज़ को डिनोट करता है, यानी पोजीशन और सैलरी डिसाइड होती है जाट से। बट सावर की बात करें तो सावर क्या होता है, सावर वो होता है जैसे एक मनसबदार को कितने हॉर्समैन मेंटेन करके चलने हैं उसकी संख्या सावर कहलाती है। तो अगेन देखते हैं क्या सभी आर्मी ट्रूपर को मनसब अलॉट किया जाता था? बिल्कुल नहीं। मनसब वर यूजुअली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री। तो अभी हमने देखा ये हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं होता था बल्कि मेरिट के बेसिस पे होता था। तीसरा ये पोजीशन और सैलरी जो है ये जाट के द्वारा डिनोट होती है। हाँ ये सही है। मनसबदार वर नेवर पेड इन कैश, ये तो गलत है। अभी हमने देखा दोनों ही माध्यम था, पहला कैश और दूसरा जागीर। अगले सवाल में बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए मुगल मनसब के बारे में पूछा गया और ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 2020 का। तो वैसे इस क्वेश्चन को हमने 4-5 बार डिस्कस किया, एक तो सीडीएस के एनालिसिस के टाइम पे, इसके अलावा मनसबदारी सिस्टम के डिस्कशन के टाइम पे, और जब भी ये क्वेश्चन आता है जाट सावर इन चीज़ों पर तो मैं ज़रूर इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो जाट रैंक है ये इंडिकेटर होता था मनसबदार की पोजिशन का और ये डिसाइड करता था सैलरी को और हायरार्की को, यानी क्या पोजीशन है, हायरार्की का मतलब पोजीशन। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो सावर रैंक है ये इंडिकेट करता था कि कितने हॉर्समैन एक मनसबदार को मेंटेन करके चलने हैं। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो 17वीं सेंचुरी है इनमें मनसबदार जो 1000 या 1000 से ज़्यादा सावर रैंक को रखे हुए हैं उन्हें नोबल्स डेजिग्नेट किया जाता था, यानी उमारा कहा जाता था। तो देखिए पहला और दूसरा सही है बट तीसरा गलत है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 1000 या 1000 से ज़्यादा सावर नहीं बल्कि जाट रैंकिंग, क्योंकि यही चीज़ तो पोजीशन और हायरार्की डिसाइड करेगी ना। सावर तो सिर्फ नंबर ऑफ हॉर्समैन बताने हैं, तो अगर ज़्यादा हॉर्समैन कोई मेंटेन करके चल रहा है तो क्या उन्हें नोबल्स डेजिग्नेट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत है और पहला और दूसरा सही है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट डायरेक्टली थीम्स एनसीईआरटी से है, और जब आप चीज़ों को समझ करके चलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे जाट रैंकिंग जो है ये सैलरी और हायरार्की को डिसाइड कर रही है। तो जिनकी ज़्यादा सैलरी है, जिनकी ज़्यादा पोजीशन ऊंची है उन्हें नोबल्स या उमारा कहा जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जब आप समझ करके चलेंगे तो काफ़ी आसान है। अगर आप सिविल सर्विसेज या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन एनडीए के लिए भी, तो आप इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाई उसे ज़रूर कवर कर लें, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट की बात नहीं होगी अगर यहाँ से सिविल सर्विसेज में दोबारा क्वेश्चन देखने को मिले। हालांकि आई थिंक 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी किस बंगाल के किस गवर्नर जनरल को इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट में? रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेंसिटार्ट, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? सो दिस इज योर क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है विथ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया गया है, और जो गवर्नर जनरल होते हैं 1773 से 85 के बीच, और कंपनी के पावर को एक्सपेंड करने में इनका काफ़ी अहम योगदान होता है। और इनके टाइम पे कंपनी जो है वो केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बॉम्बे, मद्रास, इन बड़े बड़े एरियाज़ में भी पावर एक्वायर्ड कर चुकी होती हैं। इसके अलावा देखिए वारेन हेस्टिंग की बात करें तो ये पहले गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल, जिन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए, खास करके जस्टिस के मामले में। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट है इनमें 2 कोर्ट सेटअप किए जाते हैं। पहला क्रिमिनल कोर्ट, जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता है, ये मैच द कॉलम के रूप में पूछा जा सकता है, और सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहा जाता है। देखिए ये एक इमेज है, और इमेज को अगर आप देखें फिगर 15 को, तो ये वारेन हेस्टिंग के ट्रायल की इमेज है। और बताया गया है कि जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड जाते हैं 1785 में, तो जो एडमंड बुर्के होते हैं ये एक्यूज़ करते हैं इन्हें कि काफ़ी सारा जो मिस गवर्नमेंट बंगाल में हुआ है उसके लिए ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। कौन? वारेन हेस्टिंग। और इस तरीके से इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये चलाई जाती है हेस्टिंग्स के खिलाफ। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल, और ये कहा जाता है एडमंड बुर्के के द्वारा कि मैं इम्पीच करता हूँ कॉमन एनिमी को और सभी के ऑपरेशन को। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार पूछा गया है, आई थिंक 3-4 बार तो सीडीएस में डायरेक्टली पूछा गया है, सीएपीएफ में भी है, सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हरिसेन के द्वारा, और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते हैं। इन्होंने संस्कृत के अंदर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, और इसी में समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं।
हाँ, एक बात और, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो बस यही पूछते हैं, एक तो लैंग्वेज पूछ ली जाती है आपसे, दूसरा किनके द्वारा कंपोज किया गया है, और तीसरा पिलर का नाम क्या है। यही 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हरिसेन। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ऑलरेडी हमने कवर किया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में, बिकॉज ये काफ़ी फेमस ऑथर हैं और इनसे ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का मैं सोर्स नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये 6th एनसीईआरटी में है और डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा और हमने कई बार कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर हरिहर एंड बुक्का। तो बेहद आसान सवाल है, सिविल सर्विसेज में काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था विजयनगर एम्पायर के फाउंडर के बारे में, और इसके अलावा ये थीम्स एनसीईआरटी में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा और बेसिक एनसीईआरटीज में भी। हरिहर और बुक्का 2 ब्रदर्स हैं, इनके द्वारा विजयनगर एम्पायर की स्थापना की जाती है 1336 में, और ये संगम डायनेस्टी के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, विजयनगर है। और विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज में लगातार 3-4 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि टफ नेचर के क्वेश्चन है, बट विजयनगर एम्पायर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड आ रहे हैं। और इस ईयर सीडीएस में भी क्वेश्चन आया विजयनगर एम्पायर के ऊपर, और इवन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो थीम्स एनसीईआरटी वाला चैप्टर है उसे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, हालांकि ब्रीफ ओवरव्यू हमने ऑलरेडी कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स एस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहते हैं या डेनिस कहते हैं, तो इन्होंने जो सेटलमेंट है ये भारत में कहाँ पे स्थापित की? चिनसूरा, कराईकाल, माहे या ट्रांक्वेबार। जब भी मैं ये डेंस फैक्ट्रीज पढ़ता हूँ तो मुझे केबीसी वाला वो एपिसोड याद आता है, 5 करोड़ का क्वेश्चन यहाँ से बना था। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट बात, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 और 1620 में स्थापित होती है। ट्रांक्वेबार में ये फैक्ट्री ओपन की जाती है तंजौर में, तंजौर ईस्टर्न कोस्ट में, तमिलनाडु के अंदर। एक बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी आया था कि जो डेनिश फैक्ट्रीज है वो मोस्टली कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, तो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु वाले रीजन में, और नाम ध्यान रखिएगा ट्रांक्वेबार का। इसके अलावा प्रिंसिपल सेटलमेंट की बात करें तो ये कोलकाता के श्रीरामपुर में भी है, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, श्रीरामपुर, ट्रांक्वेबार। इसके अलावा अगर डेनिश फैक्ट्रीज की बात करें, हाँ तो यही सवाल बना था कि कौन सी जो ट्रेडिंग कंपनी है जिनके द्वारा जितने भी उनके पोजीशंस हैं वो सेल कर दिए गए। तो डेनिश फैक्ट्रीज जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेल कर देती हैं 1845 में अपने पोजीशंस वगैरह। और जो डेन्स हैं ये मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं अपने व्यापार के मुकाबले। ये चीज़ आपको तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री, इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है या बाकी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी है। कराईकाल, चिनसूरा, बिमलीपट्टनम, ये सब जो है ये डच फैक्ट्रीज हैं, नाम ध्यान रखिएगा, और माहे फ्रेंच फैक्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स, जैसा कि आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीडीएस, एनडीए या सिविल सर्विसेज किसी ना किसी में तो हर ईयर पूछे जाते हैं। मृच्छकटिकम के बारे में पूछा जा रहा है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर शूद्रक के द्वारा, और ये मैंने आपको बताया भी है, इसकी स्टोरी पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, द क्ले कोर्ट के नाम से है, और ये हमने कई बार डिस्कस किया है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसके अलावा एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, तो उस टाइम पे भी मैंने इसे डिस्कस किया है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के टाइम पे भी मैंने इस बुक को डिस्कस किया है। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। देखिए भास काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथर है, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया है, कालिदास और वाल्मीकि तो हैं ही, और इनके बुक्स को स्पेसिफिकली हमने कवर किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के टाइम पे। तो बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक ज़रूर कवर कर लें, और हर बुक में कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मिसिंग है, इस वजह से मैंने कंपाइल कर दिया सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एक साथ जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यशोवर्मन वाज रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। यानी यशोवर्मन जो है ये किंग है, किस किंगडम के रूलर थे? कन्नौज, मेवाड़, मारवाड़ या कलिंग। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर सीडीएस 2022 वाले पेपर में। हु अमंग द फॉलोइंग असर्ट पावर इन कन्या कुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन के बाद कन्या कुब्जा पर गद्दी कौन हासिल करते हैं? आदित्य सेन, अरुणस्वा, शशांक या ललितादित्य। कन्या कुब्जा यानी कन्नौज,
कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्जा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुस्वा। और उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो मंत्री है उनके अनुस्वा, ये कन्याकुब्जा पर राज करते हैं और इसके बाद काफ़ी टाइम के लिए वैक्यूम हो जाता है, यानी किंगडम पे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होते हैं और लगभग एक दशक के बाद यशोवर्मन गद्दी पर बैठते हैं। पहले थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर्षवर्धन पुष्य भूति रूलर हैं, यानी पुष्य भूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और इनका टाइम पीरियड लगभग आप कह लें 7th सेंचुरी का, 606 टू बी एग्जैक्ट, से लेकर 647 AD तक ये रूल करते हैं। और इनके पिता का नाम क्या होता है? पूछा जा सकता है, हालांकि इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, बट बहुत बार पूछा भी गया है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है। और इनके बड़े भाई कौन होते हैं? राज्यवर्धन, जो कि गद्दी पर होते हैं। इसके बाद पूरी स्टोरी है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है, बट इसके बाद फाइनली गद्दी में आते हैं हर्षवर्धन। और जो इनकी किंगडम होती है इनिशियली वो थानेश्वर होती है हरियाणा में। इस पर सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन भी पूछा गया है, थानेश्वर हरियाणा में। बाद में जो इनकी कैपिटल है वो ये चेंज करते हैं हर्षवर्धन और इनकी कैपिटल बनती है कन्नौज। कन्नौज, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्नौज कैपिटल होती है हर्षवर्धन की। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षा को जो है ये डिफीट कर दिया जाता है पुलकेशिन सेकंड के द्वारा, बैटल ऑफ नर्मदा के नाम से आप कह सकते हैं। और पुलकेशिन जो सेकंड है ये किस डायनेस्टी के रूलर होते हैं? चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे ह्वेनसांग आते हैं और रेफर करते हैं इन्हें शिलादित्य के नाम से। तो कई बार पूछा जाता है शिलादित्य किन्हें कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। इनकी जो बुक है, इन पर जो लिखी गई है बुक, वो उस बुक का नाम है हर्षचरित। किसके द्वारा लिखी गई है? इनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा। हालांकि हर्षवर्धन खुद भी काफ़ी सारे बुक्स लिखते थे। तो इन्होंने 3 संस्कृत के नाटक लिखे हैं और तीनों का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था, CDS में भी पूछा गया और हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर भी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 3 संस्कृत प्लेज के नाम क्या क्या है? रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ना। यशोवर्मन की बात करें तो ये कन्नौज रूलर हैं ऑब्वियसली। लगभग एक शतक यानी 100 ईयर्स के बाद आते हैं ये, हर्षवर्धन के 100 ईयर्स के बाद यशोवर्मन। और ये वर्मन डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं कन्नौज के अंदर 8th सेंचुरी में। और इनके राइन की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी बातें एक बुक में लिखी गई हैं और बुक का नाम है गो डाहो। ये इंपॉर्टेंट बुक है, हालांकि उतनी पॉपुलर नहीं है, बट मैंने अभी देखा है स्टेट PSCs में कुछ पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है UPSC के द्वारा भी पूछा जाए। नाम ध्यान रखिएगा, गोडाहो यानी स्लेइंग द किंग ऑफ गॉड। और गॉड किंग के बारे में आपने सुना होगा, स्पेशली शशांक के बारे में। तो ये जो बुक है प्राकृत भाषा के अंदर लिखी गई है वाकपति के द्वारा। ऑथर का नाम ही आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा गोडाहो जो बुक है ये वाकपति के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच वन अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर। तो मगध एम्पायर की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र किस रूलर के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या अशोक। तो बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट ये हमने महाजन पद वाला जब हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। 6th सेंचुरी BCE में मगध एम्पायर फाउंड किया जाता है किनके द्वारा? तो हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा। तो इस वजह से सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश के होते हैं? हर्यंक वंश के। हर्यंक वंशी पहली डायनेस्टी है जो मगध एम्पायर पर रूल करती है। बिंबिसार के बाद इनके बेटे अजातशत्रु गद्दी पर आते हैं और इसके बाद आते हैं उदयन। उदयन वही राजा है जिन्होंने गंगा और सोन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और कि जो बिंबिसार हैं ये कंटेम्पररी हैं लॉर्ड बुद्धा के, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी आती है और इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग के एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम है कालाशोक। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम राजा धनानंद होते हैं और धनानंद जैसा कि आपको पता है डिफीट कर दिया जाता है मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इस तरीके से मौर्य डायनेस्टी आती है काफ़ी बाद, हर्यंक वंश के काफ़ी बाद।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, बिंबिसार। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बिंदुसार जो है ये मौर्यन वंश के राजा हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम होता है बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम होता है अशोक। और अशोक तो आपको पता ही है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए है बिकॉज यहाँ पे हमसे हर्यंक वंश के रूलर के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना है ये बिंबिसार के द्वारा की गई, जो कि हर्यंक वंश के रूलर है। सही आंसर ऑप्शन ए है। हाँ, एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिंदुसार के बारे में, इन्हें अमिट्रोकैटस कहा जाता है, अमित्र घात बेसिकली, बट जैसा कि आपको पता है ग्रीक में इस तरीके से वर्ड हो जाते हैं। और अमिट्रोकैटस यानी अमित्र घात, स्लेयर ऑफ एनिमीज, इस बात का ध्यान रखिएगा, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ना। जो आगे की हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं और फैक्चुअल हैं, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है इनमें। देखिए क्या कहा जा रहा है, द लास्ट सपर जो पेंटिंग है ये किन रेनेसा आर्टिस्ट के द्वारा पेंट की गई है। रेनेसा आर्टिस्ट मतलब जिन्होंने ह्यूमनिज्म पर फोकस किया है। इसका सही जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा को पेंट किया है। इसमें एक काफ़ी फेमस और पेंटर हैं माइकल एंजेलो, इनके द्वारा जो पेंटिंग की गई है द लास्ट जजमेंट, ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कनकर्ड मैक्सिको। तो मैक्सिको को कनकर करने का श्रेय किस यूरोपियन एक्सप्लोरर को जाता है। वास्को डिगामा की बात करें तो आपको पता है 1498 में भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई है। बार्थोलोमियो डियाज की बात करें तो ये भी नेविगेटर होते हैं और काफ़ी, जैसे बार्थोलोमियो डियाज की अचीवमेंट ये है कि जो अफ्रीका का सदर्न टिप है केप ऑफ गुड होप, वहाँ उन्हीं से गुजर करके ये एशिया के मार्ग की खोज करते हैं, बट ऑब्वियसली ये इंडिया नहीं पहुँचते हैं, बट वास्को डिगामा इंडिया पहुँचते हैं। मैगेलन की बात करें तो मैगेलन को श्रेय दिया जाता है पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट करने का, बट ये मैक्सिको को कनकर नहीं करते। सही आंसर है हर्नन कोर्टेस, हर्नन कोर्टेस के द्वारा मैक्सिको को कनकर किया जाता है। हाँ, इन चीज़ों को पढ़ने का सोर्स क्या है, तो जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है उसके पार्ट 2 में आप देखिए, काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, इवन ये सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, आपको उस जगह का नाम बताना है, उस शहर का जिनमें कुषाण रूलर के लार्ज स्टेचूज डिस्कवर किए गए हैं। करनाल, रोपड़, हिसार या मथुरा। सो ये कनिष्का की हेडलेस स्टेचू है मथुरा से। और अगर आपने NCERTs पढ़ी है तो आपने इस पोर्ट्रेट को ज़रूर देखा होगा बिकॉज कई सारे NCERTs में इंक्लूडेड है। सही आंसर क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, मथुरा। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रीटी ऑफ यंडबो के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कंक्लूड करती है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर को, और सोर्स क्या है 9th क्लास के NCERT में। इसके अलावा स्पेक्ट्रम और सभी स्टैंडर्ड सोर्सेज में ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ईयर याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है 1826। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर, ऑप्शन ए सही है। सो हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अन्य सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।